Hello everyone, let us start with the very first essay, Fail Better by Zadie Smith. Let us start with the introduction. So, this essay, Fail Better, was published in 2007 in Guardian, that is a newspaper. और इस essay में ज़ैडी स्मिथ बात कर रही हैं उन चीज़ों की जो एक राइटर को एक ग्रेट राइटर बनाने में हेल्प करती हैं। और उनका ये आर्ग्यूमेंट है कि बियॉन्ड द स्किल ऑफ गुड राइटिंग एक राइटर को एक पर्सनल एलिमेंट की भी ज़रूरत होती है जो कि है राइटर्स ओन ट्रूथ। हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे इसकी समरी में। सो लेट्स बिगिन विद द समरी। सो द वेरी फर्स्ट सेक्शन दैट वी हैव इज़ द टेल ऑफ क्लाइव। सो ज़ैडी स्मिथ ने अपना इससे एक एग्जाम्पल से स्टार्ट किया है। उन्होंने अपने रीडर्स से कहा है कि आप एक यंग मैन को इमेजिन करो जिसका नाम क्लाइव है, जो एक परफेक्ट नावल लिखना चाहता है। एंड ये इंसान बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही वेल रेड है, एंड उन्होंने बहुत सारी कंटेम्प्रेरी नॉवेल्स पढ़ी हैं, एंड उन्होंने लिटरेरी थ्योरी भी पढ़ी है, एंड उन्हें अच्छे तरीके से पता है कि अच्छा कैसे लिखा जाता है। इवन दो वो नॉवेल्स भी पढ़ाते हैं और उन्हें पता है एक नॉवल को समझने के लिए उसे डीकंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है। अब उनके पास क्लियर आइडिया है अपने माइंड में अपनी नॉवल के बारे में। अब बस उन्हें उस आइडिया को आर्टिकुलेट करना है, लिखना है। अब आफ्टर 3 इयर्स क्लाइव की जो नॉवल होती है वो कंप्लीट हो जाती है, बट ये वो परफेक्ट नॉवल नहीं होती है जो उन्होंने स्टार्टिंग में इमेजिन की थी। उनका जो कैरेक्टर था इस नॉवल का, जो कि करप्ट हिस्पैनिक गवर्नमेंट इकोनॉमिस्ट मारिया गोमेस, वो इज़ इम्पॉर्टेंट टू द थीम ऑफ इस नॉवल। वो काफ़ी अनसेटिस्फाइड थे उस रिज़ल्ट से, क्योंकि जो उनके माइंड में था स्टार्टिंग में वो उस चीज़ को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाए। एंड वो एक राइटर की तरह नहीं सोच रहे हैं, वो एक रीडर की तरह सोच रहे हैं। एंड वो जब भी ये सोचते थे कि उनकी नॉवल एक फेलियर साबित होगी, वो बहुत एंग्शियस हो जाते थे। बट अल्टीमेटली उन्होंने अपने सारे नेगेटिव थॉट्स को असाइड रखा और अपनी नॉवल को पब्लिश करवा दिया। एंड उस नॉवल का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया रीडर्स से, एंड वो एक काफ़ी अच्छा पीस ऑफ लिटरेचर भी माना गया। एंड विद टाइम क्लाइव जो है अपने इन थॉट्स से बाहर आ गए, एंड वो अपनी नॉवल को डिफेंड करने लगे। जब भी कोई क्रिटिक कोई फ्लॉ पॉइंट आउट करता था तो वो कहते थे कि मैं तो इसको इस तरीके से ही लिखना चाहता था, जबकि ये बात सच नहीं है, बट वो उसे डिफेंड करते थे। एंड विद टाइम वो उस क्रिटिसिज्म को माइंड नहीं करते थे। कोई भी अगर क्रिटिसिज्म उनको मिलता था वो उसे माइंड नहीं करते थे, क्योंकि जो थॉट्स उनको स्टार्टिंग में आए थे जब उन्होंने अपनी नॉवल कंप्लीट की थी, उसके मुकाबले में वो जो क्रिटिसिज्म था वो उनके लिए कुछ भी नहीं था। एंड अल्टीमेटली क्लाइव जो है अपने काम से, अपने सक्सेस से बहुत सेटिस्फाइड होते हैं, एंड इवन तो जो माइनर क्रिटिसिज्म भी मिलता है उससे भी सेटिस्फाइड होते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, द क्राफ्ट दैट डिफाइज क्राफ्ट्समैनशिप। तो यहाँ पर ज़ैडी स्मिथ बात कर रही हैं कि उन्होंने इस स्टोरी को क्यों बताया, क्योंकि वो अपना एक पॉइंट रखना चाह रही थी कि जो क्रिटिक के क्रिटिसिज्म और एक राइटर के डिसऑनेस्ट डिफेंस के बीच में जो किसी भी काम को जज करने का ट्रूथ होता है कि वो एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट है या फिर वो एक फेल्ड अटेम्प्ट है राइटिंग लिटरेचर का, वो नहीं हो पाता है। जिस तरीके से यहाँ पर क्लाइव ने अपना डिसऑनेस्ट डिफेंस शो किया और वहाँ से क्रिटिक जो है अपना क्रिटिसिज्म देंगे, तो वो दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं और किसी भी काम को हम जज नहीं कर पाते हैं। एंड किसी भी राइटर को ऑनेस्टली बुलवाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये लिटरेरी मार्केट है। यहाँ पर सिर्फ एक राइटर जो है एक राइटर की तरह नहीं काम करता है, बल्कि एक सेल्समैन की तरह भी काम करता है, क्योंकि उनको अपना प्रोडक्ट भी बेचना है। तो स्मिथ जब ये ऐसे लिख रही थी तो उन्होंने काफ़ी सारे राइटर्स को ईमेल किया कि वो अपने काम को किस तरह जज करते हैं। तो किसी एक राइटर ने उनको रिप्लाई किया उन्हीं के क्वेश्चन को रिफ्रेम करके कि बहुत इंटरेस्टिंग होता अगर राइटर्स से ये पूछा जाता कि उनका क्या ओपिनियन है अपने ही काम के फॉल्ट्स को लेकर, या फिर उन्होंने अपनी बुक किस तरह सोची थी और वो क्या बनी, या फिर इन व्हाट वेज हैड दे लेट देमसेल्व्स डाउन। तो उन्होंने इसका आंसर भी खुद दिया कि अ मैप ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स। तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर ये होगा, अ मैप ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स। तो अब ज़ैडी स्मिथ इस मैप ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स को एक गाइड की तरह कंसिडर कर रही हैं उस जगह को लेकर जहाँ पर राइटर्स रहते हैं। वो एक कंट्री इमेजिन कर रही हैं जो कि मोस्टली बीच है,
और वहाँ पर जो होपफुल राइटर्स होते हैं जिनमें बहुत उम्मीद होती है, वो उसके शोर लाइन पर खड़े हैं जहाँ पर वेव्स आती हैं। एंड जो उनकी परफेक्ट नावल है वो ऑपोजिट कोस्ट पे पाइल अप हुई है और उनकी रीच से बहुत दूर हैं। अब इस शोर लाइन से उस जगह को बहुत सारे ब्रिजेस भी हैं, मतलब कोस्ट को बहुत सारे ब्रिजेस हैं और वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे राइटर्स जो हैं भीग जाते हैं। और अब इसके रिज़ल्ट में एक सॉगी नावल प्रोड्यूस होती है जो कि परफेक्शन से बहुत दूर होती है। क्रिटिक्स के लिए ये बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि राइटर्स क्यों फेल होते हैं, क्योंकि उनका काम सिर्फ़ और सिर्फ क्रिटिसाइज़ करना है। बट जो लोग नॉवेल्स लिखते हैं उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो इतना एफर्ट डालते हैं अपनी परफेक्ट नॉवल को अचीव करने के लिए। एंड स्मिथ इज़ ऑल्सो सेइंग दैट जब लोग राइटिंग के बारे में बात करते हैं तो वो पर्सनालिटी और कैपेसिटी के कनेक्शन के बारे में बिल्कुल बात नहीं करते हैं। और आगे शी इज सेइंग दैट राइटर्स जब अपने फॉल्ट्स को भी डिस्कस करते हैं तो उनकी जो व्यू पॉइंट होते हैं वो क्रिटिक्स से बहुत डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि उनकी रिसर्च काफ़ी है या नहीं है। बट उनका कंसर्न ये होता है कि उनकी जो राइटिंग है वो उनकी पर्सनालिटी किस वे में शो कर रही है, किस वे में रिवील कर रही है। क्या वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बना रही है या फिर वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट बना रही है। राइटर्स को ये बात पता है कि एक परफेक्ट नावल के आइडिया में और एक एक्चुअल नावल के दरमियान जो सेल्फ आता है, जो उनकी पर्सनालिटी होती है राइटर की, वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर दी जाती है, क्योंकि वो एक ट्रूथफुल मैनर में नहीं दिखाया जाता है। एंड इसका ये रीज़न है कि जो परफेक्ट नावल है वो नहीं क्रिएट होती है। एंड यही मिस्टेक क्लाइव ने भी की थी। अब सारी स्मिथ इस चीज़ को इस तरह एक्सप्लेन कर रही हैं कि एक जो स्किल्ड कैबिनेट मेकर है वो अच्छे कैबिनेट्स बना सकता है, एक स्किल्ड कॉबलर जो है वो अच्छे से शूज़ रिपेयर कर सकता है। बट जो एक स्किल्ड राइटर है वो बहुत रेयरली गुड बुक्स बनाएगा या फिर वो कभी भी नहीं बनाएगा। अब इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि जब राइटर्स लिखते हैं तो वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं ये सोचकर कि जो उनकी पर्सनालिटी और उनका जो नॉवल है उसके बीच में जो कनेक्शन है, वो ये नहीं सोचना चाहते हैं कि जो फिक्शन है वो उनके कैरेक्टर पर एक क्वेश्चन हो या फिर जो फिक्शन है वो उनकी पर्सनालिटी से कहीं भी कनेक्टेड हो। वो बिल्कुल डिफरेंट उसको कंसिडर करते हैं। अब इस बात पर ज़ारी स्मिथ कह रही हैं कि इवन दो राइटर्स इस बात को एडमिट नहीं करते हैं, बट उनको पता है कि जो फिक्शन है और जो उनकी पर्सनालिटी है वो ज़्यादा डिसकनेक्टेड नहीं है, बट वो प्रिटेंड करते हैं कि वो बिल्कुल डिसकनेक्टेड है। एंड ये एक रीज़न है जिससे जो राइटर्स हैं वो अपने आप को फेल कर देते हैं, क्योंकि वो अपनी पर्सनालिटी को ही डिसओन कर देते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को ही डिसओन कर देते हैं अपनी फ़िक्शन में, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एम्बैरेसिंग चीज़ है या फिर लोग उन्हें जज करेंगे। द नेक्स्ट सेक्शन दैट वी हैव इज़ व्हाट राइटर्स नो। सो यहाँ पर जो स्मिथ हैं वो बात कर रही हैं उन चीज़ों के बारे में जो राइटर्स को पता है। वो कह रही हैं कि राइटर्स के पास कोई एडवांस्ड और परफेक्ट नॉलेज नहीं होती है अबाउट द क्वालिटी ऑफ देयर ओन वर्क्स, बल्कि वो बहुत अनअवेयर होते हैं अपनी ही पोटेंशियल को लेकर। मगर उनके पास डेफिनेटली वो नॉलेज होती है जो कि प्रोफेसर्स या फिर क्रिटिक्स से बहुत डिफरेंट होती है। एंड उनकी नॉलेज जो होती है वो वर्थ लिसनिंग भी होती है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स से ये चीज़ समझाई गई है, जैसे कि वर्जीनिया वुल्फ या फिर आयरिस मर्डॉक की क्रिटिसिज्म के बारे में बात की गई है कि इनकी क्रिटिसिज्म में जो सबसे कॉमन चीज़ थी वो था इनका कॉन्फिडेंस, जिससे इन्होंने पर्सनालिटी और प्रोज के बीच में कनेक्शन बनाया। इन क्रिटिक्स का ये ओपिनियन बिल्कुल भी नहीं था कि जो अच्छी बुक्स होती हैं वो सिर्फ अच्छे लोग ही लिख सकते हैं, या फिर किसी भी बुक को समझने के लिए, किसी भी राइटर के काम को समझने के लिए आपको उनकी पर्सनल लाइफ को जानना ज़रूरी है। बट वो किसी राइटर की पर्सनालिटी को इरेलीवेंट भी कंसिडर नहीं करते थे। उनके लिए राइटर्स का जो स्टाइल ऑफ राइटिंग था वो ही राइटर्स का एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी था, क्योंकि जो एक राइटर की पर्सनालिटी होती है वो इस चीज़ में दिखाई देती है कि वो किस तरीके से वर्ल्ड को परसीव करता है, एंड वो चीज़ वो अपनी राइटिंग में दिखाता है। एंड स्टाइल इज़ अ पर्सनल नेसेसिटी, बिकॉज यही एक तरीका है जिससे जो एक राइटर है वो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता है। स्टाइल एक तरीका है जिससे राइटर्स सच बोलते हैं। तो इसीलिए जो लिटरेरी सक्सेस होता है या फेलियर होता है वो सिर्फ वर्ड्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है,
बल्कि वो किस तरीके से राइटर ने अपनी पर्सनालिटी को एक्सप्रेस किया है उस पर डिपेंडेंट भी होता है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, ट्रेडिशन वर्सेस द इंडिविजुअल टैलेंट। तो इस सेक्शन में स्मिथ बात कर रहे हैं टी.एस. एलियट की और उनका ओपिनियन कि राइटिंग में पर्सनालिटी का क्या रोल है उस बारे में। तो अकॉर्डिंग टू एलियट जो आइडिया ऑफ पर्सनालिटी है वो बिल्कुल इरेलीवेंट है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम जो पर्सनल एस्पेक्ट होता है एक राइटर का वो सिर्फ वही होता है जहाँ पर उसने अपने प्रेडेसर्स को फॉलो किया होता है, जिन्होंने उनसे पहले जो है बहुत अच्छी अच्छी राइटिंग्स की हैं। और एलियट के लिए पोएट और उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं रखती थी, बिकॉज फॉर हिम पोइट्री वॉज एवरीथिंग। एंड अकॉर्डिंग टू हिम पोइट्री जो है तभी समझी जा सकती थी जब हम पिछले पोइट्स का स्टाइल ऑफ राइटिंग देखेंगे। एलियट खुद इस तरीके से लिखते थे कि जब आप उनकी राइटिंग्स को पढ़ोगे तो आप उनके आइडियाज़ को मानने के लिए मजबूर हो जाओगे। ये जो भी बिलीव्स थे एलियट के वो बिल्कुल उनके अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग थे, और वो अपनी पर्सनल लाइफ प्राइवेट लाइफ कभी भी रीडर्स से शेयर नहीं करते थे, बल्कि वो अपनी प्रिवेसी के लिए इतने कंसर्न थे कि इवन वो अपने एसेस में ऐसे एजम्पशंस देते थे कि जो पर्सनालिटी होती है वो सिर्फ बायोग्राफिकल डिटेल्स पर ही डिपेंड करती है या वो उसी को शो करती है। बट अगर देखा जाए तो ये पर्सनालिटी का बहुत ही नैरो आइडिया है, क्योंकि पर्सनालिटी का मीनिंग इससे बहुत ज़्यादा भी है। बिकॉज पर्सनालिटी इज़ द वे वी परसीव द वर्ल्ड। एंड जिस तरीके से एलियट ने पर्सनालिटी को डिसरिगार्ड किया है अपने एसे में, ये काफ़ी आयरॉनिकल है, क्योंकि वो खुद सिखा रहे हैं इम्पर्सनल होना, जबकि वो एक अपना ही पर्सनल व्यू दे रहे हैं। एंड जब एक राइटर एक राइटिंग स्टाइल को दूसरे राइटिंग स्टाइल पर प्रेफरेंस देता है तो वो एक चॉइस बना रहा है। एंड यहाँ पर भी एलियट जो है एक पर्सनल चॉइस बना रहे हैं, एंड ये चीज़ जो है उनकी पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन भी दे रही है। एंड एलियट ने अपने एसे में एक राइटर को एक फाइनली फिलिएटेड प्लैटिनम के साथ भी कंपेयर किया है, जो कि एक गैस चैम्बर में बनता है और उसके अंदर ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है। एंड इस कंपैरिजन ने जो क्रिटिक्स होते हैं उनको ये मानने में हेल्प किया कि राइटर जो है वो एक कैटलिस्ट की तरह है, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और कुछ नया क्रिएट होता है, बट उसमें उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं होती है। बट ये कंपैरिजन जो है राइटर्स के लिए कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं रखता है, क्योंकि फिक्शन राइटिंग जो है वो कोई ऑब्जेक्टिव साइंस नहीं है। राइटर्स के पास लिटरेरी एग्जांपल्स होती है, उनके अपने खुद के एक्सपीरियंसेस भी होते हैं जो उन्हें फिक्शन क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। एंड अनलाइक प्लैटिनम जो ये सेल्फ होता है, जो पर्सनालिटी होती है, ये फिक्शन में अपनी ट्रेसेस हर जगह छोड़ देता है। बट एलियट इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, बट इस चीज़ की जो प्रेजेंस है वो हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, राइटिंग एज सेल्फ बिट्रेयल। तो यहाँ पर ज़ारी स्मिथ बात कर रहे हैं सेल्फ की, जो कि एक राइटर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है बट एक प्रोफेसर या फिर एक क्रिटिक के लिए उतना नहीं है। ज़ारी स्मिथ का ये मानना है कि सेल्फ के बारे में बात किए बिना ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि हम किसी भी एक्सपीरियंस को एक ट्रूथफुल मैनर में रिप्रेजेंट कर सकें। जब एक राइटर लिखना स्टार्ट करता है तो उसके पास पूरा आइडिया होता है ट्रूथ का अपने माइंड में, बट वो उस चीज़ को अच्छे से लिख नहीं पाता है। एंड वो इसलिए नहीं लिख पाता है क्योंकि वो चूज़ करता है, वो पिक करता है कि उसे कौन से एक्सपीरियंसेस शेयर करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। एंड चाहे पोइट्री हो या चाहे फिक्शन हो, यही जो चॉइस होती है राइटर की, यही उसे अपनी फॉर्म ऑफ राइटिंग चूज़ करने में हेल्प करती है। एक राइटर अपने आप से पूछता है कि वो अपने इस एक्सपीरियंस को ट्रूथफुल मैनर में किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता है। एंड यहीं से एक राइटर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना स्टार्ट कर देता है अपने सेल्फ से, क्योंकि वो सिर्फ वही पॉइंट्स चूज़ कर रहा है जिससे वो कंफर्टेबल है शेयर करने में। एंड यही मेन रीज़न है जब राइटर्स अपने काम को रीरीड करते हैं तो उन्हें लगता है कि ये वो चीज़ तो नहीं है जो मैं बताना चाह रहा था, क्योंकि उन्होंने उसमें खुद ही चेंजेस किए हैं। एंड एट दिस पॉइंट राइटिंग फील्स लाइक फेलियर टू देम, अ काइंड ऑफ सेल्फ बिट्रेयल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, राइटिंग एज इनऑथेंटिसिटी। अब स्मिथ एक नॉवेलिस्ट से पूछते हैं कि आप लिटरेरी फेलियर को कैसे डिफाइन करते हो। तो नॉवेलिस्ट ने रिप्लाई किया कि एक बार उनसे एक हाई स्कूल स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि वाई वॉज ही सो ईगर टू प्लीज।
एंड वो कहते हैं एक राइटर के लिए ये फेलियर होता है कि जब वो अपना काम दूसरों के लिए लिखता है, दूसरों के सेल्फ के लिए लिखता है, ना कि अपने लिए, बल्कि दूसरों को प्लीज़ करने के लिए लिखता है। स्मिथ या फिर दूसरे नॉवेलिस्ट्स को यही सिखाया गया है कि जो ऑथेंटिसिटी होती है वो मीनिंगलेस होती है। बट इन राइटर्स को खुद ही एक सेल्फ बिट्रेयल की सेंस होती है जब भी वो अपने फेलियर के बारे में बात करते हैं। इसके बाद स्मिथ एक्सप्लेन करते हैं कि लिटरेरी बिट्रेयल क्या होता है। इन द सिंपलेस्ट फॉर्म लिटरेरी बिट्रेयल इज़ द क्लीशे, जो कि क्रिटिक्स का फेवरेट होता है। क्लीशे का मीनिंग होता है जब किसी दूसरे का एक्सपीरियंस जो होता है, बहुत सारे राइटर्स एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, और उसमें राइटर का कोई भी पर्सनल ट्रूथ नहीं होता है। क्लीशे में सिर्फ वही चीज़ें शो होती हैं जो कि सोशली एक्सेप्टेबल होती हैं, ना कि जो कि एक राइटर का ट्रू सेल्फ होता है। जब एक राइटर क्लीशे यूज़ करता है, इट मीन्स ही इज़ टेकिंग अ शॉर्टकट बाय रिप्रेजेंटिंग व्हाट इज़ ऑलरेडी एक्सेप्टेड बाय द रीडर्स। उसमें कोई इनोवेशन नहीं होती है, इसमें कोई ट्रूथ नहीं होता है, एंड ये एक राइटर के पार्ट से फेलियर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब स्मिथ कोई भी कन्वेंशनल लैंग्वेज यूज़ करती हैं अपने ऐसे में, या कुछ इनोवेट नहीं करती हैं किसी भी काम में, तो वो एक्सेप्ट कर लेती हैं कि शी इज़ फीलिंग लेज़ी या फिर वो शॉर्टकट ले रही हैं। बट जब एक राइटर क्लीशे यूज़ करता है, उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये एक्सेप्ट करना कि उन्होंने एक शॉर्टकट लिया है या फिर वो लेज़ी हुए हैं। एंड सैरी स्मिथ ने इसे इनऑथेंटिक कहा है ऑन पार्ट ऑफ द राइटर। So moving on to the next section, do writers have duties? So writers और readers दोनों की literary duties होती हैं। एंड आजकल लिटरेरी ड्यूटीज़ जो हैं रीडर्स के पर्सपेक्टिव से देखी जाती हैं, जो कि एक राइटर को ऑब्लिगेट कर देता है अपने रीडर्स को प्लीज़ और एंटरटेन करने के लिए। और ये ड्यूटीज़ इंक्लूड करती हैं टू बी क्लियर इन एक्सप्रेशन, टू बी इंटरेस्टिंग एंड इंटेलिजेंट, टू राइट वाइल कीपिंग इन एवरेज रीडर इन माइंड, एंड टू बी गुड इन टेस्ट। तो देखा जाए तो राइटर्स की जो मेन ड्यूटी है वो यही है कि अपने रीडर्स को एंटरटेन करना है। एंड जो राइटर्स ये सब चीज़ें फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, वो आजकल पॉपुलर नहीं माने जाते हैं एवरेज रीडर्स और क्रिटिक्स के बीच में। और जो करते हैं ये सब चीज़ें फुलफ़िल, दे आर ऑलवेज वेलकम्ड। आज का जो टाइम है, इट इज़ नॉट गुड फॉर अ राइटर टू बी डिफरेंट, क्योंकि जो अभी के रीडर्स हैं उन्हें अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं फिक्शन में चाहिए। एंड जो राइटर जो है एंटरटेन नहीं कर पाता है, वो एक फेलियर माना जाता है। बट अकॉर्डिंग टू ज़ैरी स्मिथ, जो राइटर की ओनली ड्यूटी होती है वो यही होती है कि वो अपने पर्सपेक्टिव को, अपने एक्सपीरियंस को एक ट्रूथफुल मैनर में एक्सप्रेस करें। शी सेज कि राइटिंग जो है वो कोई साइंस नहीं है जिसको एक सर्टेन सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने हैं, बट राइटिंग इज़ अ पर्सनल एक्सपीरियंस। जो राइटर्स लिखना चाहते हैं एक्यूरेटली बट नहीं लिख पाते हैं, तो वो एक प्रोसेस बता रही हैं कि किस तरीके से आप अपने एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस कर सकते हो। उसके लिए यू हैव टू एलिमिनेट ऑल द बोरोड स्टाइल, लैंग्वेज, एक्सपीरियंसेस जो कि आपके नहीं हैं, एंड जो बचता है वो आपका अपना ट्रूथ और एक्सपीरियंस है। जब स्मिथ कोई नॉवल रीड करती हैं तो वो एक राइटर के ट्रूथ तक पहुंचने की कोशिश करती हैं, ऑल्सो बाय फिक्शनल ट्रूथ या फिर पर्सनल ट्रूथ। उनका ये मतलब नहीं है कि ऑटोबायोग्राफी लिखनी है, जो कि बहुत सारे राइटर्स मिस्टेकनली समझते हैं, बल्कि फिक्शनल ट्रूथ इज़ बेसिकली राइटर्स पर्सपेक्टिव। एंड जब एक राइटर अच्छा लिखता है तो वो ऑटोमेटिकली अपना पर्सपेक्टिव अपने काम में रिवील करता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, वी रिफ्यूज़ टू बी ईच अदर। सो एक अच्छी नॉवल इज़ लाइक एन एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड किसी और की आंखों से। स्मिथ के लिए ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि एक राइटर ने पोइटिक लिबर्टी ली है या नहीं ली है, मतलब कि वो रूल्स को फॉलो कर रहा है या फिर उसने फैक्ट्स में कुछ चेंजेस किए हैं, जब तक कि वो ट्रूथ कन्वे कर रहा है। जो अच्छी नॉवेल्स होती है उनकी एक क्वालिटी ये होती है कि उनका एक इंडिविजुअल मैनर होता है जिसमें वो ट्रूथ को कन्वे करते हैं, एंड रीडर्स आर फोर्स टू बी अटेंटिव। एंड रही बात फिक्शन की, तो एक अच्छी फिक्शन अपने रीडर्स को अपना ट्रूथ मानने में मजबूर कर देती है, चाहे वो जितना मर्जी अनबिलीवेबल हो। एक टैलेंटेड रीडर जो होता है वो ईजिली किसी भी स्टाइल को समझ सकता है। जो बहुत अच्छे स्टाइल्स होते हैं वो राइटर को, जिसको आई से डिनोट किया गया है, और वर्ल्ड के इंटरफेस को रिप्रेजेंट करता है। एंड ये जो इंटरफेस होता है ये दूसरों से डिफरेंट होना चाहिए।
राइटर्स ऑफन फेल जब वो इस इंटरफेस में चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं एज पर द डिमांड्स ऑफ द रीडर्स, because readers want to read something new, and when there is nothing new to offer, it doesn't change the outlook of the reader. It's considered as a bad writing, क्योंकि उसको पढ़कर रीडर का बिल्कुल भी कोई पर्सपेक्टिव चेंज नहीं हुआ है। तो इसका क्रक्स यही बनता है कि जो ग्रेट राइटिंग्स होती हैं वो अपने रीडर्स को उसका ट्रूथ एक्सेप्ट करने पे मजबूर कर देती है। So the next section, the dream of a perfect novel drives writers crazy. So every writer has a dream to write the perfect novel. एंड ये परफेक्ट नॉवल जो है ट्रूथ को बिल्कुल परफेक्ट मैनर में शो करती है। बट सच रेवलेशन ऑफ ट्रूथ इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव। बल्कि थोड़ी सी भी ट्रूथ की रेवलेशन करना काफ़ी मुश्किल होती है। ये एक रीज़न है कि अच्छी अच्छी नॉवेल्स भी वो सक्सेस अचीव नहीं कर पाती हैं, क्योंकि राइटर्स आर अनेबल टू कन्वे द ट्रूथ एक्यूरेटली। फिक्शन में एक जीनियस राइटर बहुत रेयर होता है, क्योंकि टू टेल द ट्रूथ एक्यूरेटली उसमें कोई सेकंड हैंड एक्सपीरियंसेस ना हो, कोई दूसरी लैंग्वेज ना हो, ये सिर्फ एक जीनियस ही कर सकता है। हर कोई राइटर ये चीज़ नहीं कर सकता है। जो भी लिटरेचर पब्लिक पसंद करती है वो एक्चुअल में एक फेल्ड अटेम्प्ट होता है टू क्रिएट समथिंग परफेक्ट। किसी भी आर्ट की जो वैल्यू होती है वो उसे क्रिएट करने में होती है। एंड टू क्रिएट समथिंग अबाउट एक्सटर्नल वर्ल्ड अपना पर्सपेक्टिव यूज़ करके बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। Moving on to the last section, note to readers, a novel is a two-way street. So here Zadie Smith is talking about the role and duties of the reader. किसी भी नॉवल को परफेक्टली पढ़ना उतना ही मुश्किल है जितना उससे लिखना है। और जो लोग रीडिंग और वॉचिंग टेलीविज़न को इक्वेट करते हैं वो सिर्फ रीडिंग के प्रोसेस और रीडर्स को डिमीन करते हैं। सैडी स्मिथ ने रीडर्स को एक एमेच्योर म्यूजिशियन के साथ कंपेयर किया है जो अपने स्किल्स को यूज़ करके कंपोज़र की कॉम्पोजिशन को जस्टिस देती है, क्योंकि इसी तरह रीडर्स भी अपनी नॉलेज और अपने एक्सपीरियंसेस को यूज़ करके एक नॉवल को जस्टिस देते हैं। एक रीडर को अपनी एबिलिटी ऑफ रीडिंग पर प्राउड फील करना चाहिए, क्योंकि एक रीडर एक राइटर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ एक आइडियल रीडर ही एक आइडियल राइटर को रिस्पॉन्ड कर सकता है, क्योंकि एक आइडियल रीडर जो होता है वो अपने आप को राइटर के लेवल तक जाकर उसकी राइटिंग को समझता है और अपना माइंड इतना ओपन रखता है कि किसी का पर्सनल ट्रूथ एक्सेप्ट करे जो कि उसके अपने ट्रूथ से बिल्कुल डिफरेंट है। स्मिथ का कहना है कि एक रीडर के पास बहुत सारा टैलेंट होना चाहिए ताकि वो फुली ग्रास्प कर सके कि लिटरेचर का मीनिंग क्या है, क्योंकि जो स्किल्स एक लिटरेचर को लिखने में लगते हैं वही स्किल्स उसको पढ़ने और समझने में भी लगते हैं। रीडर्स ऑल्सो फेल द राइटर्स लाइक द राइटर्स फेल द रीडर्स। रीडर्स तब फेल होते हैं जब वो ये चीज़ मानते हैं कि जो फिक्शन है वो कोई ऐसी चीज़ है जिससे वो रिलेट कर सकते हैं। एंड राइटर्स वो लोग हैं जो इन रीडर्स को हेल्प करते हैं अपने वर्जन ऑफ द वर्ल्ड को मानने के लिए। इट्स ट्रू कि फिक्शन का यही काम है, बट इन रियलिटी फिक्शन इज़ मच मोर देन दैट। रीडर्स और राइटर्स दोनों को एक दूसरे की हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत है अपने स्किल्स को परफेक्ट बनाने के लिए।